स्वागत है आपका। आज के एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास रिपोर्ट HDR का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए लैंगिक विकास सूचकांक, विकल्प बी सामाजिक सुरक्षा मृत्यु सूचकांक, विकल्प सी लैंगिक असमानता सूचकांक या विकल्प डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी सामाजिक सुरक्षा मृत्यु सूचकांक। निम्नलिखित सूचकांक इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं: असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी IHDI, लैंगिक विकास सूचकांक यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII और बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI। सामाजिक सुरक्षा मृत्यु सूचकांक मृतकों का सूचकांक है जिसमें मृत्यु के आंकड़े सामाजिक सुरक्षा प्रशासन द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? विकल्प ए चावल, विकल्प बी सोयाबीन, विकल्प सी कपास या विकल्प डी गेहूं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी गेहूं। खरीफ फसलें वे फसलें हैं जो जून से सितंबर तक बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इस मौसम में बोई जाने वाली मुख्य खरीफ फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल उगाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और तटीय क्षेत्र विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? विकल्प ए आयुष, विकल्प बी नीति आयोग, विकल्प सी गृह मंत्रालय या विकल्प डी योजना मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय था जो देश की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जिम्मेदार था। पंचवर्षीय योजनाएं विकास योजनाएं थी जो अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को रेखांकित करती थी। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक थिंक टैंक है जो आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विकल्प सी लियाकत अली खान या विकल्प डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वर्ष 1947-48 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्हें इस पद पर आसीन होने वाले पहले और अंतिम भारतीय माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? विकल्प ए वर्ष 1944, विकल्प बी वर्ष 1945, विकल्प सी वर्ष 1967 या विकल्प डी वर्ष 1985। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी वर्ष 1967। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और दुनिया में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। WIPO का पूरा नाम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। WIPO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए घर खरीदारों की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन, विकल्प बी भूमि उपयोग और जोनिंग कानूनों को विनियमित करना, विकल्प सी निर्माण लागत को नियंत्रित करना या विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय अचल संपत्ति लेन देन को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए घर खरीदारों की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना।
रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 का उद्देश्य घर खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करना और रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह अधिनियम रियल एस्टेट क्षेत्र विनियमन के लिए प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा की स्थापना करता है। साथ ही विवादों के त्वरित समाधान के लिए निर्णायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही अगर इसके अन्य कार्यों पर नजर डालें तो रियल एस्टेट और आवास लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, रियल एस्टेट क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक समान विनियामक वातावरण प्रदान करना, कुशल परियोजना निष्पादन और मानकीकरण के माध्यम से व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य आयोग द्वारा उपवर्गीकरण के लिए प्रस्तावित अनुसूचित जातियों यानी एससी की 2 श्रेणियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प ए वंचित अनुसूचित जाति यानी डीएससी और अन्य अनुसूचित जाति यानी ओएससी। विकल्प बी वंचित अनुसूचित जाति यानी डीएससी और संपन्न अनुसूचित जाति यानी एएससी। विकल्प सी आरक्षित अनुसूचित जाति आरएससी और अनारक्षित अनुसूचित जाति यूएससी। विकल्प डी सामान्य अनुसूचित जाति जीएससी और विशेष अनुसूचित जाति एसएससी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए वंचित अनुसूचित जाति यानी डीएससी और अन्य अनुसूचित जाति यानी ओएससी। हरियाणा राज्य आयोग ने अनुसूचित जातियों को 2 श्रेणियों में उपवर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया, वंचित अनुसूचित जाति यानी डीएससी और अन्य अनुसूचित जाति यानी ओएससी। डीएससी में बाल्मीकि और धानक जैसी जातियां शामिल हैं, जबकि ओएससी में चमार और जटिया जैसी जातियां शामिल हैं। इस वर्गीकरण का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के अधिक वंचित वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व और सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैसा कि हालिया बजट सत्र में रेखांकित किया गया है। विकल्प ए बिहार में 2 नदियों को जोड़कर एक नया जलमार्ग बनाना। विकल्प बी स्थानीय सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना। या विकल्प सी मुख्य रूप से बेहतर सिंचाई के लिए कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना। या विकल्प डी राज्य के भीतर माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मुख्य रूप से बेहतर सिंचाई के लिए कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना। कोसी मेची लिंक परियोजना का उद्देश्य कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य कृषि भूमि के लिए सिंचाई प्रणाली में सुधार करना है। इससे बाढ़ नियंत्रण के कुछ लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य खरीफ मौसम के दौरान महानंदा बेसिन में 2,15,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सहायता उपलब्ध कराना है। यह परियोजना जल संसाधन प्रबंधन की व्यापक योजना का हिस्सा है और इसे 11,500 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निधि आवंटन द्वारा समर्थित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 490 किलोमीटर की रेल लाइन से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? विकल्प ए बस्तर, विकल्प बी रायपुर, विकल्प सी सरगुजा या विकल्प डी कोरबा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए बस्तर। गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 490 किलोमीटर की नई रेल लाइन की योजना बस्तर क्षेत्र के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण के लिए 12.25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो बस्तर के दूर दराज के क्षेत्रों को प्रत्यक्षतः शहरों से जोड़ेगा, जिससे उच्च शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। इसी तरह कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर की रेलवे लाइन के लिए भी सर्वेक्षण की मंजूरी से कोरबा और सरगुजा क्षेत्र के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस सर्वेक्षण के लिए 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा विनियमित मदरसों में हिंदू छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी राजस्थान, विकल्प सी उत्तर प्रदेश या विकल्प डी महाराष्ट्र। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।